जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुवांशिकी और जेनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम दोस्तों जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम जैव विकास क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैव विकास का मतलब है कि हमारा परिवर्तन कैसे हुआ, जीवन का कैसे कैसे विकास हुआ। जैसे कि पहले माना जाता है कि दोस्तों कि जो मनुष्य था बंदरों का स्वरूप था, तो बंदर से धीरे धीरे क्या बना, बंदर से धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार ढलते हुए क्या हुआ, मानव जाति का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों हर एक प्राणी जीव जंतुओं का भी हर एक प्रकार का क्या हुआ है, उसका विकास हुआ है और इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, उसका विकास और इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को अब देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम नजदीक है, इसी वजह से ज्यादा कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा वैसे कॉन्सेप्ट को हम देखते चलेंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को करना ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो सब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है। देखिए दोस्तों ये क्या हमारा जॉर्गर क्यूवियर एक ज्ञाता थे, इवोल्यूशन के ज्ञाता थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने मनुष्य को 3 भागों में बांटा था। उन्होंने क्या किया था, मनुष्य को 3 भागों में बांटा था उसके आकार के आधार पर। जैसे कि किसी का लंबाई अधिक है, कि कोई नाटा है, किसी का रंग काला है, कोई गोरा है, किसी का बाल भूरा है, किसी का आंख भूरा है। तो उन्होंने क्या किया था, शरीर के कलर के हिसाब से या रंगों के हिसाब से या तो उनके आधार के हिसाब से, लंबाई लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, बांटा था। तो उन्होंने क्या किया था, 3 भागों में मनुष्य को बांटा था, मानव जातियों को क्या किया था, 3 भागों में बांटा था। तो पहली भाग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो बोला गया है मंगोकल्प। तो मंगोल कल्प का मतलब क्या है, मंगोल कल्प में क्या किया था, उन्होंने पीला जो कलर होता है, पीला कलर के हिसाब से बांटा था। मंगो कल्प में क्या किया था उन्होंने, पीला यानी कि चमड़ी में थोड़ा सा अगर पीलापन है तो उसे मंगो कल्प के रूप में बांटा गया था। और काकेसियाई की बात करें तो काकेसियाई में दोस्तों जो सफेद कलर को उन्होंने क्या किया था, दर्जा दिया था। मानव जाति को सफेद जो कलर होता है, व्हाइट कलर आने की, व्हाइट कलर को के बारे में बताया था। और नीग्रॉइड की बात करें दोस्तों, तो नीग्रॉइड में यहाँ पे क्या बोला गया था, ये काला कलर का जो ब्लैक कलर होता है, उनकी बनावट की दृष्टि से क्या हुआ था, बांटा गया था। तो ये तीनों यानी कि बी डी और सी क्या है, जॉर्जेस क्यूवियर के अज्ञात यानी कि 3 विशेष मानव जातियों के बारे में बताया था इन्होंने। तो एक जो हमारा क्या है, लेफ्टलैंड रियोइड, ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस शब्द किससे सॉरी होमोसेपियंस शब्द किससे सॉरी होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों होमोसेपियंस की बात करें, मानव जाति का होमोसेपियंस की बात करें दोस्तों, तो मानव जाति का जो साइंटिफिक नेम होता है, मानव का क्या है, ये साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियंस क्या है, ये साइंटिफिक नेम है मनुष्य का। मानव का क्या होता है दोस्तों, ये साइंटिफिक नेम है जो मनुष्य को यानी कि होमोसेपियंस कहा जाता है। तो दोस्तों कार्ल लिनियस ने क्या कहा था, कार्ल लिनियस जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, ये क्या है दोस्तों, साइंटिफिक नेम है। कार्ल लिनियस जो साइंटिस्ट थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, द्विनाम पद्धति को दिया था। क्या किया था, द्विनाम पद्धति को दिया था। द्विनाम पद्धति में क्या किया था इन्होंने दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो ये जो द्विनाम दिया जाएगा वो 2 वर्ड में। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, होमोसेपियंस की बात करें तो होमोसेपियन जो मानव जाति का है वो साइंटिफिक नेम है। मानव जाति का क्या है, साइंटिफिक नाम है। ये साइंटिफिक नाम देने वाला दोस्तों कौन थे, वो कार्ल लिनियस थे। कौन थे, कार्ल लिनियस थे।
कार्ल लिनियस ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। क्या किया था? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में आने के दोस्तों किसी भी जीव जाति या प्राणी का दो नामों में बांटा किया था। क्या किया था? द्विनाम पद्धति दिया, जिसमें से किसी भी जाति को दो नाम में बांटा गया। जैसे कि देखिए होमो सेपियंस, दो है ना, एक वर्ड दो वर्ड, यानी कि जो नाम होगा साइंटिफिक नेम वो दो वर्ड में होगा। क्या होगा? दो वर्ड में होगा। और जो ये वर्ड जो होगा दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? लेटिन वर्ड से लिया गया था। क्या किया? और ये नाम जो रखा था दोस्तों, क्या रखा था? लेटिन वर्ड से रखा था। क्या रखा था? लेटिन वर्ड से रखा था। जिसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड होगा, यानी कि दो वर्ड है इसमें, तो फर्स्ट वर्ड या तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो जीनस को दर्शाएगा। जीनस का अर्थ है दोस्तों वंश को दर्शाएगा कि कौन से वंश से है। जैसे कि हर किसी का कोई वंश होता है, उसका पूर्वज का कोई वंश होता है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा क्या दर्शाएगा? यहाँ पे जीनस या वंश को दर्शाएगा। जैसे कि होमो, होमो मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म की जीनस के बारे में दर्शाता है। और सेपियंस, सेपियंस हमारा यहाँ पे सेकंड टर्म दर्शाएगा, सेकंड टर्म्स। और सेकंड टर्म्स का मतलब क्या होता है? जाति। क्या होता है? जाति या तो स्पीसीज, कि कौन से जाति से बिलोंग करता है। तो ये कार्ल लिनियस ने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति को दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों कि जो फर्स्ट लेटर होगा इसका, वो क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर यहाँ के ये जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल। और ये वाला होना चाहिए जो स्मॉल होना चाहिए। तो ये द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। तो हर किसी का साइंटिफिक नेम यहाँ पे दोस्तों अलग अलग है। और उन्होंने यह भी बताया था इनका टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की इकाई को क्या बताया था उन्होंने? स्पीसीज को बताया था। इकाई यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का इकाई क्या होता है? स्पीसीज को कहा जाता है। स्पीसीज को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का इकाई, वर्गीकरण का इकाई। और इकाई की यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए तो सबसे पहली इकाई अगर है, जैसे कि कोशिका में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोशिका एक क्या है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनल यूनिट है। उसी प्रकार वर्गीकरण में जो होता है, स्पीसीज क्या होता है? एक सबसे छोटी इकाई होता है। क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है। फिर स्पीसीज के बाद क्या होता है? जीनस होता है, यानी कि वंश। जीनस मतलब क्या हो गया? वंश। और वंश के बाद क्या आता है? फैमिली। क्या आता है? फैमिली, जिसको कुल बोला जाता है। फिर कुल के बाद क्या आता है? ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर, जिसे गण बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्लास, या तो जिसे वर्ग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? फाइलम आता है, फाइलम। उसके बाद क्या आता है? किंगडम आता है, यानी कि समराइज। क्या आता है? किंगडम। तो ये क्या होता है? स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया था। जैसे यहाँ पे कुछ और नाम की बात करें दोस्तों, जैसे होमोसेपियंस क्या हो गया? मनुष्य का हो गया। जैसे और एक राना टिग्रीना होता है। क्या होता है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना का मतलब क्या होता है? मेढक होता है। फिर अगर बिल्ली या कैट की बात करें तो उसका क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। ये क्या हो जाता है? बिल्ली का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस, यानी कि सी लिनियस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि द्विनाम पद्धति को देने वाला कौन था? कार्ल लिनियस था। और उसी के द्वारा होमोसेपियन शब्द गढ़ा गया था। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होमोसेपियन शब्द किससे ने गढ़ा था? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे सी लिनियस या कार्ल लिनियस सही आंसर हो जाएगा। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? उन्होंने क्या बताया दोस्तों कि जो सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों कि देखिए, जैसे कि हमारे जिंदगी में क्या है, अभी अभी जिंदगी में वैकेंसी बहुत कम आती है, जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, वैकेंसी कम है। तो रोजगार उसी को मिलेगा जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेगा और पढ़ाई लिखाई में अलर्ट हो जाएगा। रोजगार उसी को मिलेगा जो हर एक चीज को लड़ने का क्षमता, परेशानियों को होते हुए भी वो अपने आप को क्या करेगा? सक्षम बनाएगा। तो उसे क्या होगा? मिलेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों पहले भी जीवन में अपने आप को मौसम के अनुसार ढालना, मौसम के अनुसार ढालना या उस पर ढलना, यानी कि दोस्तों अपने आप को ढालना, सही परिस्थिति के अनुसार ढालना। अगर सही परिस्थिति के अनुसार अगर नहीं ढालोगे तो मारे जाओगे। तो ये कहा, यानी कि ये इस बुक में बताया गया है। तो सी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज होता है, एक समजात अंग होता है। क्या होता है?
एक समजात अंग होता है और एक समरूप होता है। क्या होता है? समरूप अंग होता है। समजात अंग होता है, एक क्या होता है? समरूप अंग होता है। देखिए दोस्तों, समजात अंग का मतलब क्या है? जैसे कि उसका उत्पत्ति उत्पत्ति और संरचना क्या होता है? सेम होता है। उत्पत्ति और संरचना सेम होता है, लेकिन दोस्तों उसका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। कार्य क्या होता है? अलग अलग। कार्य अलग होता है। कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। इसे दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो इसे होमोलॉगस भी कह सकते हैं। होमोलॉगस कह सकते हैं। और इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको हम एनालॉगस कह सकते हैं। एनालॉगस। तो यहाँ पे दोस्तों समजात अंग मतलब क्या? उत्पत्ति और संरचना क्या होता है? सेम होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम घोड़े के अगले पैर की बात करें, घोड़ा का अगला पैर या तो मनुष्य का हाथ, दोनों क्या होता है? उत्पत्ति में और संरचना में सेम होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मनुष्य घोड़े का जो अगला पैर होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? रेडियस पाया जाता है। हड्डियों का नाम है दोस्तों रेडियस, एल्ना, रेडियस, एल्ना और कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल ये सेम हड्डियों का क्या होता है? संरचना सेम पाया जाता है। मनुष्य का हाथ की बात करें या तो घोड़े के अगले पैर की बात करें या तो फिर पंछी के पंख की बात करें, ये संरचना में क्या होता है? सेम होता है। संरचना में क्या होता है? सेम होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य का हाथ का काम क्या है दोस्तों? मनुष्य की हाथ की बात करें तो वो खाना खाते हैं और सारे दिनचर्या का काम करते हैं। बहुत सारे काम करते हैं मनुष्य हाथ से। लेकिन घोड़े का अगला पैर जो है वो क्या करता है? वो चलने या दौड़ने का काम करता है। और पक्षी का पंख जो है वो क्या है? उड़ने का काम करता है। ये पक्षी का पंख हो गया। जैसे देखिए दोस्तों, पक्षी की अगर पंख की बात करें, पक्षी का पंख और घोड़े का अगला पैर, घोड़े का अगला पैर, घोड़े का अगला पैर, घोड़े का अगला पैर या तो मनुष्य का हाथ, मनुष्य का क्या? हाथ। ये सब क्या है? समजात अंग कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। लेकिन इसका उत्पत्ति और संरचना क्या होता है? सेम होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। जैसे पक्षी का पैर, पंख का काम क्या है? उड़ने का काम है। घोड़े का अगला पैर का काम क्या है? दौड़ने का या चलने का काम है। और मनुष्य का हाथ का काम क्या है? काम करना, खाना खाना और सारे दिनचर्या का काम करना। तो ये क्या है? समजात अंग कहलाता है। और समरूप अंग की बात करें दोस्तों, वैसे अंग जो समान काम करते हैं, समान काम करते हैं और दिखने में भी क्या होता है? काम समान करते हैं और दिखने में भी क्या होता है? समान होता है। दिखने में भी क्या होता है? समान होता है। काम भी समान करते हैं, सेम काम, और दिखने में समान होता है, लेकिन इसका संरचना क्या और उत्पत्ति क्या होता है? अलग होता है। संरचना और उत्पत्ति क्या होता है? अलग होता है। संरचना उत्पत्ति क्या होता है? अलग होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? समरूप अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूप अंग कहलाता है। जैसे कि कीट का पंख या तो चमगादड़ का पंख, कीट का पंख। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें कीट या तो जैसे कीट के अंतर्गत में क्या आ गया? तितली, तितली। तो तितली का पंख की बात करें, तितली का पंख या तो किसी कीट का पंख या तो फिर चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, चमगादड़, चमगादड़ का पंख। पंख का काम क्या है दोस्तों? पंख का काम क्या है? उड़ना। पंख का काम क्या है? उड़ना। और देखने में जैसे कि तितली का पंख देखें या चमगादड़ की पंख देखें, पंख देखने में दोनों क्या होता है? सेम होता है। देखने में दोनों क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसका उत्पत्ति और संरचना देखें तो अलग अलग होता है। उत्पत्ति और संरचना क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे चमगादड़ की अगर संरचना की बात करें तो वो समजात अंग के अंतर्गत में भी आता है। चमगादड़, चमगादड़ जो है दोस्तों समजात के अंग अंतर्गत भी आता है, क्योंकि चमगादड़ का जो पंख होता है उसमें, जैसे पक्षी का पंख हमने बताया ना, तो पक्षी का पंख, तो चमगादड़ भी एक प्रकार का पंख पक्षी ही है। तो चमगादड़ भी समजात अंग के अंतर्गत में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे समरूप के अंक में देखें तो तितली का पंख और चमगादड़ का पंख दिखने में दोनों एक ही है और उड़ने में भी क्या है? दोनों एक होता है, लेकिन चमगादड़ का संरचना अलग होता है और कीट की संरचना अलग होता है। तो दिखने में समान हो और समान कार्य भी करे, लेकिन संरचना और उत्पत्ति क्या हो? अलग तरीका से हुआ हो, तो वो समरूप अंग कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है? बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति क्या होता है? समान होती है, किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो कार्य जब भिन्न होते हैं दोस्तों, तो हमने क्या देखा? जो समजात अंग होता है उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होता है? समान होता है। उत्पत्ति संरचना समान होता है।
लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि पक्षी का पंख की बात करें, संरचना और उत्पत्ति सेम है, लेकिन पंख से उड़ने का काम करता है, घोड़ा का अगला पर दौड़ने का, और मनुष्य का अगला हाथ, और सॉरी मनुष्य का हाथ क्या करता है, चलने का, काम करने का दिनचर्या का काम करता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषम जातीय को यहाँ दोस्तों समरूप अंग भी हम कह सकते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ सजातीय या समरूप अंग यहाँ पे दिया हुआ है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, भिन्न मूल संरचना मतलब दोस्तों अलग होती है, लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, तो वो हमारे समरूप अंग कहलाते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है। तो समजात अंग हो गया दोस्तों, जैसे घोड़ा और घोड़े का अगला पैर, और पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ हमने देखा, तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश समरूप अंग है। समरूप अंग हम किसे कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। समरूप अंग है, डैश समरूप अंग है। तो देखिए समरूप अंग की बात करें तो देखिए, लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल, लॉबस्टर की पूंछ या तो वेल के फाल, चमगादड़ का पंख या तो वेल का पंख। देखिए दोस्तों अगर पूंछ की बात करें तो लॉबस्टर मतलब क्या होता है, लॉबस्टर मतलब दोस्तों जो झींगा माछ होता है वो हमारा क्या होता है, लॉबस्टर का ही रूप होता है। झींगा माछ जो होता है मछली, झींगा मछली या माछ जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसे लॉबस्टर कहा जाता है, या तो तरह तरह का क्या होता है, लॉबस्टर पाया जाता है। और वेल के फाल, फाल मतलब दोस्तों क्या होता है, तो देखिए चमगादड़, तो यहाँ पे दोस्तों वेल की फाल की बात करें तो उनकी पूंछ के समान ही होता है, क्या होता है, पूंछ के समान ही होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मानव हाथ और बैल का पैर, मानव का हाथ और बैल का पैर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। क्या होगा, समजात अंग होगा। समजात अंग क्यों दोस्तों, क्योंकि ये देखने में, यानी कि जो इसका उत्पत्ति और संरचना एक होता है, लेकिन कार्य इसका क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर कुत्ते का पैर और डॉल्फिन का फिलफर, ये दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते का पैर का काम क्या है, कुत्ते का पैर की बात करें तो वो भी एक बैल का पैर के समान ही है, तो इसकी भी संरचना क्या होगा, तो वो समजात अंग का होगा। क्या होगा, समजात अंग के अंतर्गत में आ जाएगा कुत्ते का पैर। चमगादड़ का पंख, तो पंख के बारे में हम लोगों ने देख चुका दोस्तों कि चमगादड़ का पंख जो होता है वो समजात के अंतर्गत में ही आएगा। क्या है, समजात अंग। ये दोनों, चमगादड़ का पंख दोस्तों दोनों में आता है, सॉरी, चमगादड़ का पंख जो है वो समरूप में भी आता है और समजात में भी आता है। लेकिन वेल का पंख की बात करें दोस्तों, ये समजात पंख के रूप में काम नहीं करता, क्योंकि चमगादड़ का पंख का काम क्या है, उड़ने का काम है, लेकिन वेल का पंख यहाँ पे उड़ने का काम नहीं करता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर मानव जाति के अवशेष की बात करें, यानी कि पहले जो प्राचीनतम में लोग थे, तो सबसे पहले दोस्तों हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव जाति की पालना किसे कहा जाता है, मानव जाति की पालना अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य वहीं पे पाया गया था। जो हिस्ट्री में जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है हिस्ट्री से, तो वो सबसे पहले कहाँ पे, मानव जाति की पालना अफ्रीका को कहा जाता है, और सभ्यता की पालना को एशिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे प्राचीन सदस्यों का अवशेष यानी कि जो मरा हुआ अवशेष हड्डी वगैरह का प्राप्त मिला है, तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के प्रजाति से संबंधित हैं जो डैश में विकसित हुई है। तो वो हमारा दोस्तों सेम क्वेश्चन यहाँ पे ए नंबर का फिर से सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुआ है। तो सेम क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यन जब मौजूद जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उद्यन का मतलब क्या होता है, उद्यन का मतलब दोस्तों क्या होता है, विविधता होता है। क्या होता है, विविधता। और विविधता के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, विविधता के बारे में हम लोगों ने तीन चीज देखा था। विविधता का जो अंत पाया जाता है वो किससे किससे होता है, लैंगिक होता है एक, और एक दूसरा क्या होता है, लैंगिक और दूसरा उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन
उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, और तीसरा क्या होता है, पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण। ये हमारा क्या है, विविधता का 3 लक्षण था। क्या था, 3 लक्षण। अब अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुवांशिकता ग्रह। तो विविधता हमारा कब होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब गुण अचानक से परिवर्तन हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। तो अनुवांशिक प्रवाह जो होता है सही ढंग से नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है, विविधता का कारण बनता है। अगर विभिन्नता की बात करें तो विभिन्नता आने की सेम चीज हो गया, आने की परिवर्तन ही दिखेगा उसमें। पिछले अगले जन्म की, अगले पीढ़ी की बात करें तो वो अचानक से परिवर्तन हो जाएगा, तो वो विभिन्नता कहलाता है। तो ये भी हमारा विविधता से संबंधित है। भौगोलिक पार्थव पाथव सॉरी भौगोलिक पार्थक्य, भौगोलिक पार्थक्य, भौगोलिक पार्थक्य का मतलब क्या दोस्तों, यानी कि हमने क्या देखा था, मैंने कहा था कि, मैंने बताया था कि जो अगर दुनिया है, अगर एक दो जुड़वा बच्चे हैं और दो जुड़वा बच्चे में से एक जुड़वा बच्चे को अगर भूमध्य रेखा पर रख दिया जाए, एक को उत्तरी उत्तरी यानी कि पृथ्वी के उत्तरी भाग में रख दिया जाए, तो ये बच्चा, संभावित सी बात है कि ये क्या क्या होगा, काला होगा, और ये बच्चा क्या होगा, गोरा होगा। ये बच्चा क्या होगा, गोरा होगा। तो ये भौगोलिक या पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये तीनों हमारा क्या है, विविधता से संबंधित है। लेकिन ए नंबर का यहाँ पे ऑप्शन क्या है, विविधता से संबंधित नहीं है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर अपसारी विकास की बात करें दोस्तों, तो अपसारी विकास का मतलब क्या होता है। अपसारी विकास की बात करें तो देखिए दोस्तों, अपसारी विकास का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम घोड़ा की बात करें, घोड़ा या तो हिरण की बात करें, तो घोड़ा और हिरण की बात करें दोस्तों, तो ये दोनों क्या होता है, तेज दौड़ने वाले जानवर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये दौड़ने वाले जानवर होते हैं। तो ये हमारा, ये क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, दोनों दौड़ने वाले होते हैं, इसीलिए धावी प्राणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धावी प्राणी कहलाएगा। लेकिन अगर गिलहरी की बात करें दोस्तों, गिलहरी की बात करें, तो गिलहरी हमारा क्या है, गिलहरी वो हमारा वृक्ष में रहता है। क्या है, गिलहरी हमारा वृक्ष में रहता है। तो इसे प्राइमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, प्राइमेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव जाति के अनुवंशिक मूल यानी कि जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद होता है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन रिपीट है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, तो ये अफ्रीका ही होगा। क्या होगा, अफ्रीका ही होगा। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो वो अफ्रीकी मूल यानी कि ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, फिर से सही आंसर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑफेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, ऑफेरियन के सिद्धांत की बात करें, देखिए दोस्तों, जो ऑफेरियन थे, ओपेरियन का सिद्धांत के अनुसार की बात करें, या ओपेरियन की बात करें दोस्तों, ये ओपेरियन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड थे के थे। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, कि जो जीवों का उत्पन्न हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर जीव का उत्पन्न हुआ है, तो वो एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ से हुआ है। क्या हुआ है, कार्बनिक पदार्थ से हुआ है। कार्बनिक पदार्थ से हुआ है, और जो कार्बनिक पदार्थ बना है, वो एक अकार्बनिक पदार्थ से बना है। कार्बनिक पदार्थ से जीवों का उत्पत्ति जो हुआ है, कार्बनिक पदार्थ से हुआ है। लेकिन लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। तो कार्बन या अकार्बनिक पदार्थ की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा देखने से, सुनने से या देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये केमिस्ट्री से संबंधित है। क्या है ये, केमिस्ट्री से संबंधित है। तो केमिस्ट्री से अगर संबंधित है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक विकास, सॉरी, रासायनिक विकास कहलाएगा। रासायनिक विकास कहलाएगा। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, अगर व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखना, दो चीज देखना दोस्तों, बनाए रखना, और यहाँ पर दोस्तों एक विलोपन, क्या लिखा गया है, विलोपन का अर्थ होता है क्या, विलुप्त। विलोपन का अर्थ क्या होता है, विलुप्त, यानी कि जो एक्सटिंक्ट, जिसको हम क्या देख सकते हैं, एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल से विलुप्त हो गया है। तो अगर विलुप्त की बात करें दोस्तों, तो अपने प्रजाति को हमें क्या करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक पक्षी है दोस्तों, डोडो बर्ड, डोडो बर्ड जो है, वो इस दुनिया से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है।
इस दुनिया से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो विलुप्त होने का कारण क्या है, उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, उसका रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, कमी रहा होगा, रिप्रोडक्शन में कमी रहा होगा, यानी कि प्रजनन नहीं कर पाया होगा, प्रजनन नहीं कर पाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी आज फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बाघों की संख्या या तो तरह तरह का जानवर या पक्षियों बहुत कम मात्रा में अब दिखाई देता है, क्योंकि ये विलुप्त धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्या है, घटता जा रहा है। तो इनकी जाति को या प्राणियों को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया था, अब 3 से 4 नामीबिया से क्या मंगाया था, टाइगर मंगाया था, नामीबिया से 3-4 टाइगर या कौन जानवर मंगाया है दोस्तों। तो वो उसकी प्रजनन को क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए, यानी कि उसकी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। अगर नया बच्चे का निर्माण नहीं करेगा तो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगा तो मर जाएगा। तो उसके बच्चे को कायम रखने के लिए, भविष्य में दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे जानवर थे, तो वो प्रजनन करना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। तो हमारा दोस्तों प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत जरूरी है, यानी कि नए नए बच्चे का निर्माण करना जरूरी है, वो हर एक जानवर के लिए जरूरी है। आदाई वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, आदाई वायुमंडल का मतलब क्या है दोस्तों, आदाई वायुमंडल की बात करें तो आदाई वायुमंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोजन की जो संख्या होता है बढ़ जाता है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन की संख्या जब बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाने के कारण हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और जलवाष्प भी क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और जलवाष्प की संख्या एक्टिव हो जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होगा वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा। वायुमंडल की क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यानी कि दोस्तों अगर आधे वायुमंडल की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, कुछ ही नहीं दोस्तों, अधिक मात्रा में हो जाना वायुमंडल का आधे कहलाता है, आधे वायुमंडल कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में, तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रजाति कर्मी विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। देखिए दोस्तों नई प्रजाति, यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया, नई प्रजाति। तो नई प्रजाति हमारा कब आएगा, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया करके। जैसे कि एक आम का पेड़ ले लिया, एक आम का पौधा ले लिया, और एक अमरूद का ले लिया। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, क्रॉस करवा के, हाइब्रिड करवा करके ऐसा पौधा निर्माण करेगा जिसमें आम का भी पत्ती निकलता है और अमरूद का भी पत्ती निकलता है और फल निकलता है। तो दोनों को क्या किया गया, ये आम और अमरूद मिलकर के क्या बना, नई प्रजाति बन गया, एक नई प्रजाति का पौधा बन गया। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, गधा गधा और घोड़े की, गधा और घोड़े के स्वरूप का जो है वो क्या है, खच्चर है। तो ये गधा जैसा ही होता है और घोड़े जैसा भी होता है। वो क्या होता है, हमारा खच्चर होता है, घोड़े जैसा भी दिखता है और गधा जैसा भी दिखता है। तो खच्चर वो हमारा क्या है, नई प्रजाति के रूप में बनाया गया है। तो वो नई प्रजाति क्यों होगा, यानी कि द्विवर्ण, यानी कि जो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो अपने ही यानी कि अलग प्रजाति का निर्माण करेगा। निषेचन का मतलब हो गया दोस्तों, नए संतति का उत्पन्न करना, नर और मादा मिलकर के नए अपने ही जैसा बच्चे का या प्राणी का उत्पन्न करना, वो निषेचन कहलाता है। पुनर्जनन यानी कि फिर से अधिक मात्रा में निर्माण करना। और बडिंग मतलब दोस्तों अपने ही, बडिंग मुकुलन या तो बडिंग इसको कहते हैं, वो क्या करता है, अपने ही अंग को काट करके एक नए जीव का उत्पन्न कर देता है, वो बडिंग कहलाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। वो क्या है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था दोस्तों, कि जो जैव यानी कि जीवों का जो विकास हुआ है, यानी कि जैव विकास वो कैसे हुआ है,
वो उसके बारे में बताया गया है, जैव विकास के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में दोस्तों। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले, यानी कि दोस्तों कौन सा युग था जब डायनासोर की मात्रा या जनसंख्या अधिक मात्रा में था, क्या था, अधिक मात्रा में था। तो वो जो हमारा था दोस्तों, उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, मेसोजोइक एरा। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, 22.22 करोड़ से लेकर के से 700 करोड़ तक, से 7 करोड़ तक, 7 करोड़ वर्ष तक क्या गया था, इसमें रेंगने वाले, इसमें दोस्तों ये जीव अधिक मात्रा में फले फूले थे, यानी कि रेंगने वाले जीव। दोस्तों रेंगने वाले का क्या अर्थ है, जो जैसे कि सांप हो गया, क्या क्या हो गया, सांप हो गया, डायनासोर हो गया, ये सब क्या है, रेंगने वाले होते हैं। तो वो रेंगने वाले जीव दोस्तों यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया गया था। तो उसी टाइम क्या था, डायनासोर का भी मात्रा बढ़ गया था। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो देखिए वो हमारा क्या है, उत्परिवर्तन, या तो जिसे हम इंग्लिश में म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं, म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलन वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, अगर हमें हर आज, जैसे आज का ही उदाहरण ले लें दोस्तों, हर कोई अपने जीवन को अनुकूलित बनाने के लिए, अनुकूलित या वातावरण, यानी कि अच्छे वातावरण या तो अनुकूलित अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है। जैसे कि आजकल हर कोई दोस्तों गांव से शहर की ओर जाता है, क्या है, हर कोई गांव से शहर की ओर जाता है। क्यों जाता है दोस्तों, क्योंकि गांव में अच्छा, ना तो अच्छा स्कूल है, ना तो अच्छा हॉस्पिटल है, ना तो अच्छा रास्ता है, यानी कि हर एक चीज का गांव में क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन गांव में दोस्तों शुद्ध हवा मिलता है, ये सही है। तो हर कोई अपने भविष्य को देखते हुए क्या करता है, शहर की ओर मूव करता है, क्या करता है, शहर की ओर मूव करता है। तो वो मूव क्यों करता है, अपने जीवन को सुगमय बनाने के लिए और साधारण और आसान बनाने के लिए। तो उसी प्रकार उस बहुत सालों पहले जो जीव थे, उस जीव अपने वंश की वृद्धि के लिए क्या किया था, क्या करता था, अपने प्राकृतिक चयन करता था, नेचुरल सिलेक्शन करता था। क्या करता था, नेचुरल सिलेक्शन करता था, जिसकी वजह से अपने आप को, ताकि जीवन में अपने आप के जीवन को बनाए रखने के लिए भविष्य में नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार मनुष्य शहर की ओर अपने भविष्य को बनाने के लिए जाता है, उसी प्रकार जीव भी पहले अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन करता था। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहां से दोस्तों नाम से मिलता जुलता हमें क्या दिख रहा है, टायरोनोसोरस। तो यहाँ पे टायरोनोसोरस जो मिलता जुलता है दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर टायरोनोसोरस इस जानवर की बात करें दोस्तों, ये एक क्या है, विलुप्त जानवर है, यानी कि ये क्या हो चुका है, बिल्कुल क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। और ये दोस्तों एक विशाल जानवर था, ये क्या है, एक डायनासोर का ही प्रजाति था। ये क्या है, एक डायनासोर का ही प्रजाति था, क्या है, जो क्या है, विलुप्त हो चुका है और विशाल था। अगर इसकी लंबाई की बात करें, की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग दोस्तों 12.8 मीटर, इसकी लंबाई 12.8 मीटर लगभग होता है, लगभग कितना, 12.8 मीटर होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर आप देखें तो मानव या मनुष्य को, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य को सबसे सबसे अधिक बुद्धिजीव जानवरों से में से, जीवों में से माना जाता है, सबसे अधिक बुद्धिजीव माना जाता है, सबसे अधिक बुद्धिजीव माना जाता है। अगर जीव की बात करें दोस्तों, तो जीव यानी कि जानवर, यानी कि दोस्तों हम लोग एनिमल किंगडम के अंतर्गत में आते हैं, एनिमल किंगडम, या तो जंतु, या तो जंतु साम्राज्य में आते हैं, हम लोग जंतु साम्राज्य में आते हैं। अगर लेकिन दोस्तों जंतु साम्राज्य में अगर सबसे अधिक बुद्धिजीव
जानवर अगर कोई है तो वो क्या है, मनुष्य है। वो क्या है, मनुष्य है। तो मनुष्य को इसीलिए दोस्तों वाइज ह्यूमनॉइड, वाइज होमिनोइड के रूप में जाना जाता है। वाइज ह्यूमनॉइड, क्या, वाइज ह्यूमनॉइड यानी कि बुद्धिजीव के रूप में। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है, सेम क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धिमान आदमी। सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो होमोसेपियंस है। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनिड्स डैश थे। देखिए अगर इन सब की बात करें दोस्तों, तो ये सब क्या है, मनुष्य के प्राचीन समय से संबंधित है, प्राचीन के कार्यकाल में से ये संबंधित है। तो लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रारंभिक होमिनिड्स, प्रारंभिक मतलब क्या होगी, जो स्टार्टिंग फेज होता है, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, या होमिनिड की बात करें तो वो क्रोमैग्नन मानव थे। कौन थे, क्रोमैग्नन मानव थे। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रोमैग्नन मानव के बाद ही निएंडरथल आता है, उसके बाद अन्य प्रकार आते हैं। और उन्हीं उपजातियों के प्रकार को अभी दोस्तों आज हम सभी होमोसेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो देखिए जैविक विकास को नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन या तो प्राकृतिक चयन के बारे में। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास के संबंधित दोस्तों हमने क्या देखा, विकास के संबंधित जो हमारा था वो कौन थे, चार्ल्स डार्विन संबंधित है। कौन है, चार्ल्स डार्विन। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वो हमारा दोस्तों यानी कि ए नंबर का यहाँ पे होगा, चार्ल्स डार्विन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन को देख के मारिएगा दोस्तों, वरना मिस्टेक हो सकता है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो वो देने वाले चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, यानी कि विज्ञान का सॉरी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, पहले क्या थे, पुराने जमाने में मनुष्य क्या था, बंदर का ही रूप था। तो बंदर से धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होके क्या बना, मनुष्य बना है। क्या बना है, बंदर का इवोल्यूशन होते हुए होते होते क्या बना है, मनुष्य बना है। पहले के जो बंदर होते थे वो 4 टांगों से चलते थे, लेकिन आज के बंदर को आप देखेंगे तो वो 2 पैर से ही उछल के तरह तरह का कर्तव्य दिखाते हैं। तो बंदर और बंदर हमारा क्या है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, चाहे पुराने जमाने का बंदर हो या नए जमाने का बंदर हो। तो वो हमारा क्या है, एंथ्रोपॉइड्स का क्या है, प्रकार है। अगर यहाँ पे दोस्तों बात करें होमिनोइड्स, तो होमिनोइड्स भी हमारा किसके अंतर्गत में आता है, बंदर के अंतर्गत में आता है, क्योंकि बंदर से इवोल्यूशन होकर के होमोसेपियंस यानी मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो ये तीनों हमारा क्या है, ए और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन एंथ्रोपॉइड के 3 क्या है, सुपर फैमिली में से एक, मतलब सुपर फैमिली में से तीनों है। लेकिन एंथ्रोपिथेक्स की बात करें वो बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैप सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकॉइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चेबर में की गई थी। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए वो हमारा दोस्तों वो होमिनिलिडी थी। कौन थे, वो होमोनिलिडी जीनस पाए गए थे। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में
खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जब वो तो होमोनेलिडी था, तो यहाँ भी दोस्तों होमोनेलिडी, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेकीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। देखिए दोस्तों, टेकीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मनुष्य पहले क्या था, बंदर था, तो बंदर और मनुष्य को क्या एक संयोजक कड़ी बोला जाता है। बंदर और मनुष्य का क्या क्या होता है, एक संयोजक कड़ी बोला जाता है। संयोजक कड़ी क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि बंदर का ही इवोल्यूशन होकर के मनुष्य बना है, बंदर का विकास होते होते मनुष्य बना है। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हमें ऑप्शन को देखना है और वही आंसर को क्लिक करना है या तो टिक करना है। उभयचरों और सरीसृप, उभयचर का मतलब क्या हो दोस्तों, उभयचर की बात करें तो एम्फीबियंस यानी कि जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। तो अगर मेढक की बात करें तो मेढक हमारा जल भी में भी रहता है और थल में भी रहता है। और ये सरीसृप क्या मतलब हो गया, रेप्टाइल्स। तो ये सिर्फ हमारा क्या होता है, ये सरीसृप और उभयचर दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं। तो ये नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। पक्षियों और स्तनधारियों, तो कोई भी पक्षी जो होता है दोस्तों वो स्तनधारी नहीं होता है। और स्तनधारी मतलब क्या दोस्तों, जो बच्चों को दूध पिलाता हो, जो सीधा बच्चे को जन्म दे और बच्चों को दूध पिलाता हो, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो पक्षियों से स्तनधारी का जीव होना संभव नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। सरीसृप से पक्षियों, तो सांप से क्या पक्षी हमारा बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता है, तो ये भी नहीं। ग्लोसिस की बात करें दोस्तों, तो टेक्विग्लोसिस क्या हमारा एक ऐसा जीव है जो स्तनधारी है, वो क्या है, स्तनधारी है। टेकोग्लोसिस स्तनधारी है, या तो मैमल्स हम जिसको कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैमल्स या तो स्तनधारी टेकोग्लोसिस। लेकिन दोस्तों ये स्तनधारी होने के बावजूद भी क्या करता है, अंडा देता है। सांप की भांति, सरीसृप की भांति क्या करता है, अंडा देता है। ये अंडा भी देता है और अंडा देता है और स्तनधारी भी, यानी कि अंडा देता है और अंडा से बच्चा निकलता है और उस बच्चे को क्या करता है, दूध पिलाता है। तो ये क्या हो गया, टेकोग्लोसिस सरीसृप और स्तनधारियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि ये एक क्या है, अंडा देने वाला जीव है। ये क्या है, एक अंडा देने वाला जीव है, लेकिन ये अंडा देने के बावजूद भी ये क्या है, एक स्तनधारी जीव है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे को एक संयोजक या कड़ी के रूप में काम कर रहा है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। तो जैविक विविधता के आधारभूत स्रोत की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या है, उत्परिवर्तन या तो म्यूटेशन है। उत्परिवर्तन या तो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में कर्मिक परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। देखिए दोस्तों, कर्मिक कर्मिक परिवर्तन, कर्मिक परिवर्तन मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू, कंटिन्यू या लगातार। लगातार यानी कि सीरियल, जैसे सीरियल होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कर्मिक यानी कि लगातार, लगातार विकास होता है। तो लाखों वर्षों से आदिम जीवों में यानी कि क्रमागत लाखों लगातार वृद्धि विकास के कारण ही आदिम का क्या हुआ है, यानी कि आदिम जीव, यानी कि पहले आदिम जीव बंदर के रूप में ही पहले थे लोग, तो वो आदिम जीव या आदिम जनजाति कहलाते थे। तो उनका विकास होते होते धीरे धीरे नई प्रजाति का गठन हुआ और बंदरों से आज देखते हैं हम लोग मनुष्य का एक सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बन गया है। तो वो क्रमागत उन्नति या तो प्रोग्रेस के कारण हो पाया है। तो ये डी नंबर का क्या हुआ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक की बात करें दोस्तों, तो वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो विकास के सिद्धांत को देने वाले दोस्तों वो चार्ल्स डार्विन थे। तो बी नंबर का क्या होगा, इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो वो दोस्तों हमारा चार्ल्स डार्विन ही है जिन्होंने विकास के संबंधित बात किया है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो वो हमारा देने वाले कौन थे दोस्तों? हार्लेन थे। कौन थे? हार्लेन थे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो देश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, हमें आज कैसे पता चलता है कि हमारा विकास कैसे हुआ है? तो क्या नदी से हम पता कर सकते हैं? क्या नदी और विकास से कोई संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं। समुद्री तल से बिल्कुल नहीं पता चला है। तो अगर विकास की बात करें दोस्तों, तो हमारे जीवाश्म यानी कि जो अवशेष हमें प्राप्त होता है, जो जमीन के अंदर अवशेष हमें, जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता से हमें खुदाई करने से पता चला था कि वहां पे क्या क्या साक्ष्य या क्या मिला था। तो उससे हम देख सकते हैं कि हमारा विकास कैसे, कहां से लेकर के कहां तक पहुंचा है। पहले किस स्थिति के लोग थे, किस प्रकार के जानवर रहते थे, उसमें क्या क्या गुण होता था, क्या क्या अवगुण होता था, वो हमारा जीवाश्म या तो उनके अवशेष से पता चलता है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। तो यहां पे दोस्तों अगर शामिल की बात करें, तो जो सब उस टाइम दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में क्या पाया जाता था? उस टाइम हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता था, और मीथेन गैस पाया जाता था, और साथ ही साथ अमोनिया को पाया जाता था। साथ ही साथ क्या पाया जाता था? अमोनिया को पाया जाता था। ये तीनों गैस हमारा क्या होता था? पाया जाता था। तो बिल्कुल बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों? ए नंबर का बिल्कुल हो जाएगा, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों अगर जब पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर दोस्तों जीवन मौजूद नहीं था या उत्पन्न नहीं हुआ था, तो उस टाइम दोस्तों ऑक्सीजन तब भी क्या था? फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता था। फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता था। और फ्री स्टेट में दोस्तों ऑक्सीजन आज भी नहीं पाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि फ्री स्टेट का मतलब क्या होगा दोस्तों? वो सिर्फ सिर्फ अपने आप में क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। लेकिन डिपेंडेंट ना होकर के खुद ये ऑक्सीजन से मिल करके O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो वो हमारा दोस्तों चार्ल्स डार्विन, यानी कि डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब दोस्तों हमारे शरीर में, मानव शरीर में उपस्थित है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मानव शरीर में उपस्थित है, लेकिन उसकी हमें क्या है? जरूरत नहीं है। उपस्थिति तो है, लेकिन जरूरत उसकी क्या है? नहीं है। जरूरत क्या है? नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अक्ल दाढ़ की बात करें, अक्ल दाढ़ मनुष्य का क्या है? मौजूद तो है, लेकिन क्या हमें अक्ल दाढ़ की जरूरत है? वो सिर्फ हमें दर्द देने के लिए ये जन्म मतलब जन्म देता है। अगर यहाँ पे कान की मांसपेशियों की बात करें दोस्तों, तो कान की मांसपेशियों की हमें जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कान की मांसपेशियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि कान से सुनने का काम है। तो कान की जो बाहरी कर्णपल्ली होता है वो हमारे जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। अगर अपेंडिक्स की बात करें दोस्तों, तो अपेंडिक्स भी हमारा दोस्तों, किसी को आपने सुना होगा दोस्तों कि इसे अपेंडिक्स हो गया है, तो उस अपेंडिक्स को डॉक्टर क्या करता है? काट के निकाल देता है। तो ये अपेंडिक्स की हमें ज्यादा जरूरत नहीं होता है। अपेंडिक्स का काम क्या होता है दोस्तों? जो घास फूस अधिक मात्रा में खाता है उसमें अपेंडिक्स ज्यादा पाया जाता है। जैसे अगर खरगोश की बात करें, तो खरगोश घास फूस खाता है, तो खरगोश में जो अपेंडिक्स होगा वो ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि जो घास फूस खाता है उसमें अपेंडिक्स की मात्रा ज्यादा होता है। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग भी साग वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? हरा सब्जी या पालक वगैरह खाते हैं, तो उसमें उसको भी पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होता है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में भी पाया जाता है। तो अगर ये ज्यादा दिक्कत करता है अपेंडिक्स, तो हम उसे काट के निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सी
डी और बी तीनों क्या है, एक अवशेषी अंग है, जिसकी हमारे शरीर में ना भी रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मस्तिष्क अगर हमारे शरीर में नहीं रहे तो जीवन का कोई मतलब नहीं, तो मस्तिष्क नहीं तो आदमी नहीं, तो आदमी खत्म। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो अवशेषी अंग नहीं है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और दोस्तों अगर पुराने हैं तो दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर कोई आवश्यक बात हो तो कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।